लो बच्चों, मैं फिर से आ गया और आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। तो कम से कम अंग्रेजी की परीक्षा है और अंग्रेजी के शिक्षक होने के नाते, being a teacher of English, it's my responsibility to make you perfect about tomorrow's examination. It's my heartily desire to all of you guys attend tomorrow's examinations and give your best, give your 100%. And how is it possible? Then you will have to also focus about your questions, because 50% objective, 50% objective, you know about Bihar board is prescribes double options. It means अगर आपको 50 गुण ऑब्जेक्टिव सही करना है तो 100 गो तूफानों से टकराना होगा और 100 में से 50 को ढूंढ कर लाना होगा। इस बार क्या हुआ मालूम है? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। मेरे इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, 12वीं के एग्जामिनेशन में, एक एवरेज स्टूडेंट जो कि पढ़ने में उतना तेज नहीं था, ठीक है, वो 1 से 60 तक के बीच में 13 गो का ही जवाब जानता था। लेकिन 60 के बाद जो है ना, वो किताब की दुनिया शुरू होती है और 61 से 100 के बीच में उन्होंने 38 गो का जवाब दिया और कुल मिला के 50 का 50 सही दे के आया। इसको कहते हैं पेशेंस। इसी का नाम पेशेंस है। हार नहीं माना, तूफानों से लड़ता रहा, जो नहीं आया छोड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने 50 का 50 करेक्ट जवाब देकर हमसे चेक करवाया। मैंने कहा वेल डन, ब्रेवो माय चाइल्ड, यू हैव पेशेंस लाइक बिहार कोहली। हाउ टू चेस द रन, हाउ टू चेस द रन। हमारे बच्चे ऑलमोस्ट जो है ना अपना हथियार डाल देते हैं। 1 से 2 को अगर नहीं आया तो उसके बाद माथा पकड़ लेता है, जो आ रहा होता है उसमें भी गड़बड़ाने लगता है। तो बच्चों, इस तरीके से अगर माइंडसेट को लेकर चलते हो तो इसके लिए मैं आपको जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ी वजह है कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो। आप मैच्योर ही कितने हुए हो? मैच्योरिटी तो अभी आप में एक गुरु जितना डालेगा ना उतना ही मैच्योर आप हो पाओगे। तो चलो, कल के एग्जामिनेशन के लिए विशेष बात ना करते हुए हम आपको बता दें आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब देखो, आर्टिकल्स का मतलब सीधा जान लो कि ए कहां भराएगा, एन कहां भराएगा, द कहां भराएगा और कहां नो आर्टिकल्स। अगर इस बात को अगर दिमाग में रखना है, कल के परीक्षा में 2-3 को प्रश्न तो टकराएगा ही, तो याद रखना बुआ, ए का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 3 को बात बोला, टेस्टर लगा के चेक कर लेना, सिंगुलर भी होना चाहिए, एगो काउंटेबल होना चाहिए यानी को हम गिन सके छी, और नाउन यानी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर, ये होगा तभी ओ, ए और एन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है एक। कभी कभी इसका अर्थ प्रति भी होता है, कभी कभी इसका अर्थ कोई भी होता है, लेकिन इस प्रति और कोई से मुझे ज्यादा लगाव नहीं है। हम सिंगुलर को बताने के लिए ए एन लगाते हैं, सिंगुलर को बताने के लिए एन लगाते। ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सीखो। आप सभी बच्चे इसको सोचो कि ए और एन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक होता है, लेकिन कहां लगेगा? तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, याद रखिएगा, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, जैसे मान लिया जाए ये टीचर है, तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिंदी उच्चारण, टीचर अंग्रेजी में मैंने लिखा है लेकिन आपको लिखना किस में है? हिंदी में। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिंदी उच्चारण का पहला साउंड जो मुंह पर आता है, वो अगर क वर्ग से य वर्ग तक यानी कि व्यंजन, यानी कि क ख से लेके य लव तक में से किसी भी वर्ण से शुरू होगा, उसके पहले ए लगेगा, उसके पहले ए लगेगा। और जिस, याद रखना, अभी मैं एन का भी लफड़ा सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आंखों को टिकाकर और मन को जो है ना एकाग्र बनाकर देखते रहिए वीडियो को। और देखिए एन कहां लगेगा? एन लगेगा जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिंदी उच्चारण का पहला ध्वनि जो मुंह पर आता है वो अ आ इ ई के खानदान में से कोनो भी लेटर से शुरू हो तो वहां पर एन लगेगा। ये दिमाग से हटा दीजिए, ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, ये पुराना नियम है। बहुत बार हम जो है परीक्षा में ऐसे जगहों पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी को लिखते कैसे हैं? यूनिवर्सिटी। इतना लिखने की तो हमें दरकार भी नहीं थी, हमको पहले उच्चारण से मतलब था कि जो वहां पे पहला साउंड कौन आया? तो यो आया। अब जब यो आया तो भले ही ए ई आई ओ यू से शुरू हो, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि हम यहां पर एन लगा देंगे, क्योंकि इसका उच्चारण अ आई के खानदान से नहीं आया है, इसका उच्चारण क ख से लेकर यरल तक में से आया है। इसीलिए ये आप दिमाग में रखिए कि यहां पे ए लगेगा न कि एन लगेगा। अब देखो उदाहरण आपको आ सकता है, आवर। आप कहिएगा आवर एच से शुरू है इसलिए ए लगा देते, लेकिन लिखते हैं तो यहां पर आवर बोलते हैं क्योंकि यहां पर एच का उच्चारण होकर भी नहीं है, इसलिए ओ यू आर, इसको आवर पढ़ते हैं।
एच साइलेंट है, इसीलिए अगर जब साइलेंट है तो आवर का उच्चारण आ से शुरू हुआ, आ से शुरू होने के कारण यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। अब यहां पर एक बात को और भी ध्यान में रखना, अगर मैंने लिखा यहां पे तो याद रखिएगा एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव जो किसी नाउन की विशेषता बताती है उसके पहले ए एन नहीं लगता है, ए एन नहीं लगता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार। अब ऑनेस्ट को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। अब देखो ऑनेस्ट जो लिखते पहला उच्चारण क्या आया है जुबान पर, हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, लेकिन गलत। आप ए और एन दोनों में से कोई नहीं लगा सकते, कारण क्योंकि ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है। आप भूल गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम ये थोड़ी बोले थे एडजेक्टिव के पहले लगा देना है, इसीलिए यहां पे कट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन, यानी एडजेक्टिव के पीछे अगर नाउन आता है, बात ये समझ लीजिए ना कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों दोष है, और नाउन से पहले ए एन लगता है, यानी ए एन क्या है, तो नाउन की पत्नी है, घर वाली। अब इस दोस्त का आदत क्या है कि मान लिया जाए कि मतलब नाउन के साथ साथ दोस्त भी आ जाता है, तो आप याद रखिए कि इसकी पत्नी जो है पति के सामने इसके दोस्त को भी चाय लेकर आएगी कि लीजिए चाय। लेकिन ये छुछुन्नर का आदत एक दिन क्या हुआ कि अकेले पहुंच गया कि सुनिए ना, दरवाजा खोलिए तो खिड़की पर से कहती है कि अभी घर पे नहीं है, वो रहेंगे तो आइएगा। ये अकेला आया है इसीलिए यहां पे नहीं लगा। लेकिन यहीं पे अगर ऑनेस्ट मैन रहे, ऑनेस्ट मैन रहे, तो आप यकीन मानिए कि इसका उच्चारण औ से शुरू हुआ है, और चूंकि पीछे नाउन है इसीलिए यहां पर एन लगेगा। यहां पर हम जानबूझकर आपको यह जानकारी दिए हैं। अब हुआ लिक्विड के पहले ए एन नहीं लगता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको नापा या तौला जाता हो लेकिन गिना नहीं जाता हो। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, या राइस हुआ, या शुगर हुआ, इसके पहले एन नहीं लगाएंगे। चलो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब किसके पहले नहीं होगा, तो देखो जो फील होता है उसके पहले भी नहीं होता। जैसे लव, अब आपसे पूछेगा लव इज ब्लाइंड, अगर यहां पर अगर आपसे पूछा कि यहां पे हम क्या लगावे, ए लगावे, एन लगावे, द लगावे, कुछ नहीं लगेगा, कट होगा। ए एन कहां नहीं लगेगा, तो भाषाओं के नाम के पहले नहीं लगेगा। अगर ये हिंदी है तो हिंदी से पहले ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। और कहां नहीं लगेगा, विषयों के नाम के पहले नहीं लगेगा। चलो अगर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है तो आप ना ए लगा सकते हो, ना एन लगा सकते हो, ना द लगा सकते हो। और कहां नहीं लगेगा, खेलों के नाम के पहले नहीं लगेगा, आर्टिकल्स नहीं लगेगा। अगर मान लिया जाए यहां पर है कि डैश क्रिकेट इज एन इंटरनेशनल गेम, तो सीधे क्रिकेट होगा, ना ए क्रिकेट, ना एन क्रिकेट, ना द क्रिकेट। क्लियर है, ये दिमाग में रखिए। मसला ये नहीं कि कहां लगता है, मसला ये है कि कहां नहीं लगता है बुआ। और द के प्रयोग के बारे में हम ज्यादा आपको नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि द का प्रयोग के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आर्टिकल से हम बाहर निकलते हैं। अगर आप चेंज इनटू पैसिव में हो, चेंज इनटू पैसिव में हो, तो एक बात दिमाग में रख लो कि आप बदल सकते हो, मात्र हमारा 5 मिनट नजर टिकाना। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दूगो वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारे परीक्षा में कहता है चेंज इनटू पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, उसके बाद मेन वर्ब रहता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो आप नियम समझो कि एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव में एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। आपको 4 ऑप्शन में चारों में देखिएगा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है मालूम है, ऊपर का हेल्पिंग वर्ब नीचे उतार लेना है। ठीक है, ऊपर का हेल्पिंग वर्ब नीचे उतार लेना, नहीं रहेगा तो नहीं उतारेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, तो पैसिव वॉइस का अपना भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ऊ लगाना जरूरी है। और उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब है ना, इस मेन वर्ब को लाना है। लेकिन ठंडा मतलब कोका कोला, तो पैसिव मतलब V3। वर्ब का तीसरा, दुनिया का कोई भी पैसिव बनेगा ना मेरे बच्चों, तो वहां वर्ब तीसरे रूप में आएगा। ये बहुत ही बारीक सत्य है।
तो ठंडा मतलब कोका कोला, पैसिव मतलब V3, और ये दिल मांगे मोर, एक आगू में चाहिए कुछ और। पैसिव का अपना हेल्पिंग वर्ब। आपका सवाल होगा कि पैसिव का अपना हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, तो होता है 8 गो। इज, एम, आर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है, और बी और बीन और बीइंग, यही है 8 गो। अगर ये 8 गो का प्रयोग नहीं हुआ तो पैसिव नहीं बन सकता है, दिमाग में रखिएगा। तो इज, एम, आर कहां लगेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा होता है, तो सब्जेक्ट के बाद जहां V1 और V5 ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वहां लगाइएगा इज, एम, आर प्लस V3, इज, एम, आर प्लस V3। और जहां सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, बोले तो सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, वहां लगाइएगा वाज, वर प्लस V3। और बी कहां लगेगा, तो बी तो बहुते के साथ लगता है। मॉडल्स जितने हैं 13 गो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, वहां बी लगता है। उसके बाद लेट का जो पैसिव बनता है वहां बी लगता है। उसके बाद इंफिनिटिव यानी कि 2V1 के साथ बी लगता है। और बी कहां लगता है, तो तीनों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, हैज के खानदान के साथ, तीनों परफेक्ट टेंस के साथ बीन लगता है। अब बीन कहां लगता है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, प्रेजेंट तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, याद रखिएगा। अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो आप कोई भी पैसिव बना सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण के हिसाब से चेक करते हैं और कलर को बदल लेते हैं। अगर द काउ गिव्स स्वीट मिल्क, गाय मीठा दूध देती है। अब देखो ये क्या है, एक्टिव वॉइस, हमको बदलना किस में है, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस में। आप इसको कहिए, पूछिए क्या देती है, क्या का जो जवाब होता है ना वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो मीठा दूध, क्या देती है, तो मीठा दूध, स्वीट मिल्क। और देखो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में बहुआ जी एस या ईएस लगल रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, ई वाला नियम लगाना है, इज, एम, आर प्लस V3। और स्वीट मिल्क, मिल्क को गिन नहीं सकते हैं तो क्या लगेगा, इजे लगेगा। और गिव, गिव्स, गेव दोनों रूप में रहे, हमको लाना है तीसरे रूप में, इसलिए हो जाएगा गिवेन बाय। लास्ट में सब्जेक्ट को इधर लाने के लिए बाय लगाते हैं, बाय द काउ, बाय द काउ। यहां तक समझ में आ रहा है। अब वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए कैसे बनता है। तो द काउ गिव्स स्वीट मिल्क, स्वीट मिल्क इज गिवन बाय द काउ, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस वगैरह। यहां पर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ मालूम है, हैव, हैज, हैव, हैज, हैड या विल हैव या शैल हैव के बाद अगर एक्टिव वॉइस में तीसरा रूप लगा हो, जैसे आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, तो मैंगो को यहां ले आए, हैव को नीचे उतारे और इसके साथ बिन लगाना है। क्या लगाना है, तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो हैज बीन ईटेन। अब देखो बाय उधर जाएगा। देखो हम कोई हमारे पढ़ाने के तकनीक पर उंगली आज रात में प्लीज नहीं उठाइएगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, नहीं तुम टेस्टो मैच बढ़िया खेलते हैं। हाँ अभी हम जो है ना जबरदस्ती T20 खेल रहे हैं कि बच्चा को जो है ना मतलब 2-4 गो उठा उठा के मारेंगे। अब हो सकता है बाउंड्री पर कैच धरा जाए। आप समय को देखिए कि हम कौन समय में आ रहे हैं आपके बीच में, बात समझे कि नहीं। छोड़ो ना पैसिव को, पैसिव इतना बुझ गया, काफी है नहीं कॉफी है। हाँ काफी तो होता ही है, कॉफी है कल के एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे कि बउआ इज सिंगुलर होता है, जिस इज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, डज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है। इज का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर, डज का प्लूरल डू, हैज का प्लूरल हैव।
आपके परीक्षा में ई कहां लगेगा और ये कहां लगेगा, इन्हें दोनों में से चुनना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा नजर को टिकाए रखिएगा। नजर को टिकाए नहीं रखिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप जिसको सिंगुलर मान रहे थे वो एक्चुअली में प्लूरल होता है, मालूम है। तो आइए इसके दो चार गो रूल्स को सीखते हैं। हम आपको बता देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तब होता है जब उसमें एसीआईएस नहीं लगा रहता है, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसके अंत में एसीआईएस लगा होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल तब होता है जब उसमें एक से ज्यादा का बोध कराने के लिए एसीआईएस लगता है। अब वर्ब प्लूरल तब होता है जब एसीआईएस नहीं लगता है। दिमाग में रखिए। तो पहला नियम तो आप समझ गए। अब एंड से आइए लफड़ा को सिद्ध करते हैं। एंड से जुड़ा हुआ दूगो नाउन, चाहे वो काउंटेबल रहे चाहे अनकाउंटेबल रहे, वो हमेशा प्लूरल होता है। दिमाग में रखिएगा। अगर मैंने बोला राम एंड श्याम, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज या आर। राम और श्याम दूगो हुआ, एंड से जुड़ा हुआ, इसके साथ आर लगेगा। ये क्या है, काउंटेबल। राम और श्याम, ये आदमी को हम गिन सकते हैं। लेकिन आयल एंड वाटर, इसको तो नहीं गिन सकते हैं। आयल एंड वाटर को तो नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन अनकाउंटेबल भी अगर एंड से जुड़ा हो तो वो प्लूरल माना जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए आपके सामने खाली जगह में रहेगा डैश नॉट मिक्स, डैश नॉट मिक्स। ऑप्शन रहेगा डू और डज, दुइयों में चुनना है। आप किसको चुनिएगा, आप डू को चुनिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है एंड का मतलब। अब चलिए एक और चीज समझिए, पेयरिंग वर्ड्स, PARING, पेयरिंग वर्ड्स, जिसको हम लोग कहते हैं युग्मक शब्द। युग्मक शब्द जो जोड़ा में प्रयोग होता है। बच्चों दिमाग लगाइए, कुछ वर्ड में लिख देता हूं जो एक दूसरे के लिए बना है, स्लो एंड स्टीडी। अगर एंड से जुड़ा हो तो ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ब्रेड एंड बटर, आपके परीक्षा में कौन आ रहा है हम नहीं जानते, इसी में से कोई आएगा। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आपके परीक्षा में स्लो एंड स्टीडी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, है ना। तो ये सब शब्द आपको एंड से जुड़ा हो, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बुआ, एंड से जुड़ा हुआ दूगो पद, मैंने क्या बोला, एंड से जुड़ा हुआ दूगो पद। अब पहला पद के आगे ए एंड द या ये रहे, ए एंड द का प्रयोग पहला, जैसे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, और दूसरा पद के पहले ए एंड द नहीं रहे, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर। तो याद रखिएगा, अगर दोनों के पहले ए एंड द है तो दूगो अलग अलग आदमी का बोध होगा, और कहीं एक गो के आगे ए एंड द है, एंड के बाद वाला जो पद है उसके आगे ए एंड द नहीं है, तो समझिएगा कि जो आदमी प्रिंसिपल है वो है टीचर है। इससे एक के आदमी का बोध होगा। यहां पर आएगा डैश कमिंग, डैश कमिंग। तो आपके सामने ऑप्शन है इज या आर, आप किसको चुनिएगा। स्वाभाविक है यहां पर द नहीं लगा है, तो यहां पर एक के आदमी का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे इज होगा। क्लियर। अगर दोनों तरफ रहे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, पकड़ लिए, प्रिंसिपल कोई और है और टीचर कोई और है, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा, आर लगेगा। चलो इसको भी खत्म करते हैं। अब दिमाग में रखना है बउआ, अगर एवरी और इच से दूगो फिर एवरी या इच आवे, और इधर भी सिंगुलर इधर भी सिंगुलर, तो जैसे एवरी मैन, तो मैन मेन नहीं ना लिखे हैं, एवरी वूमेन। अब यहां पर आपको फंसाएगा, क्या लगना चाहिए, डैश माई फ्रेंड्स। याद रखिएगा एवरी और इच से, जैसे इच पेन एंड पेंसिल, इच पेंसिल, या इच पेन एंड इच पेंसिल, डैश माइन, मेरा है तो इज माइन होगा। यह भी अच्छी बात है। जिसके साथ है वो, अब देखिए अगला एक रूल समझिए, वन बडी
या थिंग लगा हो, वन और बडी और थिंग लगा हो। देखिए, नो वन, नो बडी, नथिंग, एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग, सम वन, सम बडी, समथिंग, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ये याद रखिएगा, हमेशा इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर, मेरे बच्चों कान खोलकर सुन लो, ये सब चीज आपके परीक्षा में आएगा। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आइदर, नाइदर, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो शब्द होगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट लगेगा, या तो ये या तो ओ। जैसे आइदर राम और हिज ब्रदर्स, अब यहां पे किसके हिसाब से लगेगा? हिज ब्रदर के हिसाब से, नजदीक वाला के हिसाब से। मेरे बच्चों, समय बता रहा है कि आप लोग जो है ना आज बहुत निश्चिंत हैं। ऐसा ना कि हम 5 घंटा का वीडियो बना दे और पता चला कि आप नहीं देख पाए, लेकिन इतने देर के मेहनत के बाद आप जरूर डिसाइड कर लिए होइएगा कि उमेश सर आने वाले दिनों में आपके टीम में नेतृत्व करने के लिए कोच के पद पर आ सकते हैं। टीम आपका ही रहेगा, खेलोगे आप ही, बस कोच हम बनेंगे क्योंकि हम कोचिंग चलाते हैं। और हम टीचर नहीं बनना चाहते हैं इंटरमीडिएट में आपका, हम कोच बनना चाहते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हो या आप इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जो 4 दिन घूम लो। मैं जो है महाशिवरात्रि के तुरंत बाद जो है बैच का प्रारंभ करूंगा, जो आपके ग्रुप में मैसेज किसी भी शिक्षक के माध्यम से चली जाएगी, और आप सभी बच्चे बउआरे फ्री स्पोकन क्लासेज 1 मंथ। अब पता चला कि तुम हमसे अप्रैल में भेंट करने आया तो तोहर तो कोर्स ड्यूरेशन खत्म हो गया। तो फ्री स्पोकन क्लास 1 मंथ तुम जरूर आओ, हमसे मिलो। जब तक तुम्हारा रिजल्ट भी निकलेगा तब तक हम अंग्रेजी बुलवा के छोड़ेंगे, बात समझे, लिखा के छोड़ेंगे, अंग्रेजी तोरा मुंह से पढ़वा के छोड़ेंगे। इसके लिए हमारे जो भी अभिभावक भी देख रहे हैं, वो आप अपने बच्चे को घर पर जो है ना नरहेर नहीं बनने दीजिएगा। बड़ा मुश्किल से पढ़ने का आदत उसको लगा है, और कम से कम बच्चा पढ़ाई से अभी जुड़ा है ना, ओकरा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये मैट्रिक कॉमा है। आगे पढ़ाई जारी रहेगा, नौकरी लग जाएगा तब ना पढ़ाई पर फुल स्टॉप लगेगा। तो इसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द मिलिए और सारे बच्चे मिलिए। और अगल बगल में कोई भी कोचिंग से अगर आपके यहाँ मैट्रिक उत्तीर्ण, मैट्रिक का परीक्षा दिए हो, उनको भी साथ में लेकर आइए। सुबह 8 से 9 पहला बैच में हम यहां पर आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।